जय हिंद दोस्तों। ब्रिटिश इंडियन एक्ट वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1813 को। चार्टर एक्ट 1813 जो ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में या ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म करने का काम किया गया था। कितना मोनोपोली खत्म हुआ था? क्या पूरी तरह से मोनोपोली खत्म कर दिया गया या पर्टिकुलर किसी सेक्शन में अभी भी उनकी मोनोपोली बरकरार थी? क्यों वैसा था? जितने भी एस्पेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। अब चार्टर एक्ट 1813 के फीचर्स पे जाने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड चेक करना है। और बैकग्राउंड में हमने पहले क्या देखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए क्या लेकर आती है? रेगुलेटिंग एक्ट। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आपके पास रेगुलेटिंग एक्ट अवेलेबल है, आप जाके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का देख सकते हो। रेगुलेटिंग एक्ट के अमेंडमेंट भी हमने डिस्कस किए हैं। फिर रेगुलेटिंग एक्ट में जो फ्लॉ था उसको सही करने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पिट के टाइम में 1784 में 1784 में एक और नया एक्ट आता है जिसको पिट्स इंडिया एक्ट बुलाते हैं। तो इसके बाद इसके फ्लॉ को सही करने के लिए हमने पिट्स इंडिया एक्ट भी देखा। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इन सारे एक्ट से यही एफर्ट डाला जा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाए। जिस करप्शन के केसेस खुद गवर्नर तक पे हो रहे थे, क्लाइव के ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, तो इन करप्शन के केसेस की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश पॉलिटिशियन ये लोग भी परेशान थे। इन एक्ट्स की हेल्प से उन करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है? वो इंपॉर्टेंट फीचर मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया है। एक बार उन वीडियोस को फिर से देखो, रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करते रहो ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 भी हमने डिस्कस किया। अब उसके 20 साल के बाद 1793 के बाद अब इसमें 20 इयर्स ऐड कर लो, तो 1793 प्लस 10 1803 एंड प्लस 10 1833। इस 20 इयर्स के इंटरवल पे हम लोग चार्टर एक्ट को देखेंगे। तो अभी 1793, देन प्लस 20 1813, देन प्लस 20 1833, देन प्लस 20 1853, उसके बाद प्लस 20 नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 आता है। सब कुछ चेंज हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में। अब इसमें प्लस 20 इयर्स करने के बाद आज हम लोग कहां पहुंचे हैं? चार्टर एक्ट 1813 में। चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 आने से पहले ये बैकग्राउंड के सारे एक्ट आपको क्लियर होने चाहिए। गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड मेक इट क्लियर अगेन। पहले से नोट्स तुमने बनाकर रखा है तो एक बार उसको रिवाइज कर। अब आओ चार्टर एक्ट पे। बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे। कोई भी चीज होगी उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होंगे। क्या कॉजेस थे बिहाइंड चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 लाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या कॉजेस क्या क्या है? तो सबसे पहला एक कॉज तो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की करप्ट एक्टिविटीज अभी भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट हर 20 साल के बाद या रेगुलर इंटरवल पे ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर ईस्ट इंडिया का करप्शन कुछ वैसा ही था जैसा आज हमारे देश में करप्शन के हालात। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने करप्शन के नाम पे गंध मचा रखी थी, आज हमारा देश करप्शन से परेशान है। सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया परेशान है करप्शन से। तभी तो अमेरिका में डोजे एक नया डिपार्टमेंट बन गया है गवर्नमेंट एफिशिएंसी को इंश्योर करने का। बदकिस्मती की बात यह है कि अगर वैसा कोई डिपार्टमेंट हम हमारे यहाँ बनाए तो बदकिस्मती है, इसलिए बदकिस्मती में बोल रहा हूँ कि वो डिपार्टमेंट में भी करप्शन स्टार्ट ना हो जाए। एक बड़ा मुद्दा है। तभी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का करप्शन एक बड़ा मुद्दा था। तो पहला एक कॉज हो गया, पहला एक फैक्टर क्या हो गया? टू फर्दर कंट्रोल द करप्शन, द ऑनगोइंग करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ऑनगोइंग करप्शन है उसको कंट्रोल करना। मतलब दैट इज, क्या मतलब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और बढ़ाना।
that is to further increase the control of EIC, the control of British Parliament, the British Parliament over EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल को और इंक्रीज करना। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा एक फैक्टर जो कि इनके यूरोप में प्रेजेंट है और काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो दूसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है नेपोलियन। फ्रेंच मूवमेंट का लीडर, फ्रेंच मूवमेंट के लेटर स्टेज को लीड करने वाला लीडर, जिसने नेपोलियनिक वॉर स्टार्ट कर रखा था। अराउंड 1803 से लेकर 1815 तक के इस टाइम पीरियड में, और देखिए चार्टर एक्ट उसी टाइम में आ रहा है। इस नेपोलियनिक वॉर से रिलेटेड क्या चल रहा है? नेपोलियंस और हिज कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम की क्या खासियत है? यहां नेपोलियन कॉन्टिनेंटल फूड बना के नहीं खिला रहा है। यहां नेपोलियन ने अपना एक पॉलिसी एडॉप्ट किया कि फ्रांस का या नेपोलियन के जो भी एलाइज हैं, जहां पर भी फ्रांस का कंट्रोल है, वहां पे वो ब्रिटिश को देख नहीं सकता। वहां पे उसको पीटर इंग्लैंड नहीं चाहिए, वहां पे उसको पीटर फ्रांस चाहिए। फ्रांस के कंट्रोल को यूरोप में बढ़ाना बाई काउंटरिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन, दैट वाज हिज कॉन्टिनेंटल सिस्टम। अब उसके लिए वो अपने एलाइज का यूज कर रहा है, फ्रेंच एलाइज का, उसके लिए वो अपने पावर को और इंक्रीज कर रहा है। तो इससे चैलेंजेस किसको मिलेगा? पीटर इंग्लैंड वाली कंपनी को। मतलब यहां हमारी कंपनी कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर हुआ? कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम? लिख लीजिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। दैट यू मस्ट नो, दैट इज टू काउंटर द ब्रिटिश ग्रोथ बाय यूजिंग फ्रेंच एलाइज और फ्रेंच फोर्सेस इन यूरोप। इवन एशिया में भी एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, पर एक्सपेंड कर नहीं पाता है। इसका कॉन्टिनेंटल सिस्टम उतना खास सक्सेसफुल हुआ नहीं। ट्राई करेगा नेपोलियन एक्सपेंड करने का, बट नहीं एक्सपेंड कर पाता। तो अब इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम के वजह से ब्रिटिश को क्या चैलेंज हो रहा है? तो challenges to Peter England kind of companies, to British merchants, ब्रिटिश मर्चेंट्स को चैलेंज हो रहे हैं। तुम बोलोगे कि सर क्या चैलेंज हो रहे हैं? तो चैलेंज ये है बाबू कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या था? एक्सक्लूसिव राइट थे इंडिया में ट्रेड करने के। तो अब इंडिया में जो भी बिजनेस हो रहा है वो कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी ब्रिटिश कंपनी ने बोला करे माई बाप, हमारा क्या होगा? हमको यहाँ नेपोलियन बिजनेस करने यूरोप में नहीं दे रहा है, डे बाय डे हमारे बिजनेस को कब्जा करते जा रहा है, अब हमको इंडिया में तो अलाउ करो। तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का करप्शन है, दूसरी तरफ बाकी ब्रिटिश कंपनी का प्रेशर है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला बहुत बढ़िया, चलो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर देते हैं। एक फैक्टर ये हो गया नेपोलियन वाला। क्लियर है? ऑल्सो और फैक्टर की हम बात करें, अदर फैक्टर्स की बात करें, तो फैक्टर में फिर क्या? इंक्रीजिंग। और ये जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, यही सारे चेंजेस आपको दिखेंगे अभी चार्टर एक्ट में। अगर हम फैक्टर्स अच्छे से समझ लें, हम इसके पीछे के रिस्पॉन्सिबल रीजंस अच्छे से समझ लें, तो वो फीचर्स याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, फीचर्स दिमाग में रखने में दिक्कत नहीं है, बस रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करना होता है। इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज क्या प्रेशर बना रहे? फॉर गेटिंग ऑफिशियल permission to start or continue their activities of propagating Christianity.
ये मैं तुम्हारे साथ नोट्स वगैरह सब शेयर कर दूंगा, तुम आराम से बाद में लिख सकते हो, अभी समझ लो। क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियली प्रमोट करने का परमिशन। तो तुम बोलोगे कि क्या सर इससे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज अपना वर्क नहीं करते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, पहले भी करते थे, पर ऑफिशियल परमिशन के साथ नहीं करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ बार, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने कुछ मौके पर ऑब्जेक्ट किया था क्रिश्चियन मिशनरीज को कि देखो तुम्हारे एक्टिविटीज के वजह से इंडिया के जो हिंदूज हैं या मुस्लिम हैं वो हो सकता है अपोज करें। उन्हें तो पता था, वो अपने घर वालों को तो जानते थे ना, अपने क्रिश्चियन मिशनरीज को, कि इनका पर्पस क्या है, इंडियंस को कन्वर्ट करवाना। और तभी अभी हमारा देश, अगेन आई एम ऑलवेज सेइंग कि अभी हमारा देश सेक्युलर है, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, पर तभी बातें कुछ और थी। तो ऑफिशियली नहीं सपोर्ट करते थे, अनऑफिशियली सब कुछ चल रहा है, बंद नहीं है, पहले से भी चल रहा है इनका काम। ये ऑफिशियल सपोर्ट चाहते थे, प्रेशर बना रहे। ये सारे रीजन फैक्टर के रूप में काम करते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलती है कि 20 साल हो गया भैया, ले आओ चार्टर एक्ट। आ गया चार्टर एक्ट 1813, एंड सो ऑल these factors led to किसमें? चार्टर एक्ट 1813, एक लैंडमार्क इंसिडेंट, एक बड़ा रिमार्केबल एक्ट है ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री का। अब हमें इसके फीचर्स देखने हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबल चीजें तुमने देखी थी वो फीचर्स में आगे देख लो। अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी टेरिटोरी इंडिया में होल्ड करती है भैया वो किसकी है? ब्रिटिश क्राउन की है। इट मींस अगेन शोइंग, अगेन रीइटरेटिंग the sovereignty of British government or the British crown over the territories of East India Company। फिर से वही बात बोली गई, again reiterated the sovereignty of British crown over the EIC territories इन इंडिया, कि भैया इंडिया में जो भी टेरिटोरीज है उस पे किसकी सोवरेनिटी है? ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी। मतलब ये तुम्हारी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जागीर नहीं समझ ले, ब्रिटिश क्राउन की है, जो कि पहले बोल चुके हैं, उनको एहसास करा चुके हैं। अब इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था ना, याद करो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से हटा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अलावा एक और बॉडी बनाई गई थी। तो दूसरा फीचर इसी से रिलेट करके लिख लेते हैं, दैट इज more power in the hands of the board of control। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया ही गया था ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने पावर को एक्सरसाइज कर सके सॉरी, ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने पावर को एक्सरसाइज कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, तो उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और ज्यादा पावर देने का था। चलिए, अब नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम से ये परेशान है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ऑफ द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, of the East India Company related to trade in India। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कल को, दैट इज फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि नॉट ओनली व्हाइट लेबल टी, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तुम्हें, व्हाइट लेबल टी नहीं, पीटर इंग्लैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। नॉट ओनली पीटर इंग्लैंड, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, पीटर इंग्लैंड मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, बट उत्तर इंग्लैंड will also sell their clothes in India। पहले पीटर इंग्लैंड जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ अपना कपड़ा बेच रही है, बट अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई है, मतलब अब पीटर इंग्लैंड नहीं, अब उत्तर इंग्लैंड भी अपना कपड़ा इंडिया में बेचेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। इसके पीछे एक मेन रीजन कॉन्टिनेंटल सिस्टम या नेपोलियन का जो इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा था यूरोप में, नेपोलियनिक वॉर जो वो इंक्रीज कर रहा था, वो एक मेन रीजन हो गया, मार्केट खुल गया था।
लेकिन पूरी तरह से मोनोपोली खत्म नहीं हुई थी। स्टिल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आगे होगा। ये पुत्तर इंग्लैंड पीटर इंग्लैंड क्लियर है? वेरी गुड। अब एक नोट लिख लीजिए। क्या नोट? स्टिल द मोनोपोली ओवर क्या? चाय। मोनोपोली ओवर टी। टी ट्रेड जो है, व्हाइट लेबल टी बेचने वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है टी ट्रेड पे इंडिया को लेकर, एंड द ट्रेड विथ चाइना, हमारा पड़ोसी चाइना, वो मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बची थी। स्टिल द मोनोपोली ओवर टी ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना, ये दोनों चीजें विथ किसके पास अभी भी है? हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब तुम बोलोगे कि सर ये दोनों चीजें क्यों छोड़ दी गई? तो ध्यान से सुनो, देखो क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी टी ट्रेड को लेकर इनके पास एक अच्छा खासा मार्केट था, इनके पास रिसोर्सेस थे, इनके पास हर वो चीजें प्रेजेंट थी जिससे ये टी ट्रेड आसानी से चला सके। और ब्रिटेन के लोगों को, ना सिर्फ ब्रिटेन के लोगों को, बल्कि ब्रिटेन के अलावा ब्रिटिश टी जहां भी बिकती थी, व्हाइट लेबल टी, मतलब यूरोप में जो ट्री का एक एक्सटेंसिव मार्केट था और काफी पॉपुलर थी इंडिया की ट्री। इंडिया में आसाम में उगने वाली टी लीव्स, दार्जिलिंग में उगने वाली टी लीव्स और बाकी इंडिया के अदर पार्ट से होने वाली टी लीव्स जिनकी क्वालिटी बेस्ड होती है, पर तभी चीप रेट में मिलता था। तो इसके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छा कंट्रोल बना के अपना अच्छा नेटवर्क बना के रखा था, जिसका डिमांड ब्रिटेन में खूब है और ब्रिटेन के अलावा बाकी यूरोपियन नेशंस में भी खूब है। तो इसके वजह से टी ट्रेड में इनका जो एक्सपीरियंस है, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी इसको एक्सेप्ट करती थी कि भैया तुम्हारा एक्सपीरियंस हो टी ट्रेड में। सेकंड थिंग, चाइना। चाइना जो है, चाइना अपने दरवाजे सबके लिए नहीं खोलना चाहता था। अभी भी कंजर्व नेशंस रहते हैं, पैसा तो खूब बना लिया लेकिन खुद को डेवलपिंग नेशन मानते हैं, कंजर्व रहते हैं। चाइना जो है, चाइना अपने ट्रेड के रास्ते बाकी कंपनीज के लिए नहीं खोलना चाहता था, यूरोपियन कंपनीज के लिए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जुगाड़ के रास्ते चाइना के ट्रेड में भी घुसी हुई। तो अगर इसको रोक दिया जाता तो बाकी ब्रिटिश कंपनी के लिए, पुत्तर इंग्लैंड के लिए चाइना में कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने पुत्तर इंग्लैंड को बोला कि पुत्तर तू अभी रुक जा, अभी पीटर इंग्लैंड ही चाइना में बिजनेस करेगा, क्योंकि उसने चाइना में जुगाड़ कर रखा है। तो इसके पीछे फैक्टर क्या हो गए? इसके पीछे फैक्टर यही दोनों। क्या फैक्टर्स हो गए? वाई। अगर हम इस वाई का आंसर जाने, और ये वाई का आंसर जानना जरूरी है, तो पहला वाई है कि EICs, वास्ट नेटवर्क एंड एक्सपीरियंस ओवर प्रॉफिटेबल टी ट्रेड, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट तुरंत नहीं खत्म करना चाहती थी, आगे खत्म कर देगी, बट अभी नहीं खत्म करती है। सब कुछ सबके लिए ओपन कर देते तो लॉस भी होने के तो चांस थे ना। एंड सेकेंड थिंग, द अरेंजमेंट ऑफ EIC विथ चाइनीज फॉर ट्रेड, जो कि बाकी लोगों के लिए अभी अवेलेबल नहीं था। ये दो मेन फैक्टर हो गए। इन दोनों मेन फैक्टर की वजह से इनकी इस मोनोपोली को अभी खत्म नहीं किया, बाकी चीजों पे कंट्रोल लगा दिया गया। फिर अब वो क्रिश्चियन मिशनरीज वाले पॉइंट पे जाते हैं। ये क्लियर है? जहां भी दिक्कत हो मेरे से पूछो, इसलिए बार बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि दिक्कत नहीं हो, बट फिर भी अगर दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, पूछिए मेरे। फिर नेक्स्ट फीचर क्या हो गया? नेक्स्ट फीचर, ऑफिशियली डोर वॉज ओपन for the missionary activities in India। मिशनरी एक्टिविटीज के लिए इंडिया में ऑफिशियली डोर ओपन कर दिए गए। और अब इसके साथ साथ एक और चीज है जो कि रिलेट होती है इससे एक्चुअली ऑल्सो। नेक्स्ट फीचर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। कितना हुआ? 1 लाख ऑफिशियल रिजर्व, ऑफिशियल सम फॉर डोनेशन फॉर एजुकेशन इन इंडिया।
नाउ एडुकेशन का प्रमोशन, लिटरेचर का प्रमोशन इंडियंस के बीच में एक गवर्नमेंट या ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दीजिए। अब देखो हम दोनों को रिलेट करेंगे बड़े अच्छे। पहले हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट इज प्रमोशन ऑफ एडुकेशन बिकेम एन ऑफिशियल सब्जेक्ट, ऑफिशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। और अब इंडिया में आप आगे एडुकेशन का प्रमोशन भी देखोगे। हम लोग इंडिया में एडुकेशन का प्रमोशन किस तरह से होता है, कैसे कलकत्ता में स्कूल यूनिवर्सिटीज खुलती हैं, ये चीजें डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। 1 लाख रुपए अलॉट किए गए। आगे जाके हम एडुकेशन का अलग से चैप्टर ही पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एडुकेशन इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया। अब हम ऊपर के दोनों पॉइंट को देखो रिलेट करते हैं। ऑफिशियली अलाउ कर दिया गया क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आके अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करने, और अब साथ ही साथ 1 लाख रुपए ऑफिशियल डोनेशन या ऑफिशियल रिजर्व एडुकेशन के प्रमोशन के लिए, लिटरेचर के प्रमोशन के लिए इंडियंस के बीच स्टार्ट किया गया। इसके पीछे 2 पर्पज। ये ब्रिटिश इतने दरिया दिल नहीं थे कि इंडिया में एडुकेशन नहीं होगा तो इनको बड़ा दुख होगा, रात को इनके मुंह में रोटी नहीं जाएगी, ये बेचारे चैन से नहीं सोएंगे। एक चीज तो ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रही थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें सब कुछ तो लेना है। तो जब हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो फिर हमारे ऑफिस में कलर के कौन हमारे ऑफिस में काम करेंगे। अफसर तो गोरा बाबू होगा लेकिन कलर के इंडियन तो होंगे। तो उन कलर को पहले अंग्रेजी को सिखाओ, उनको सिखाओ तो सही कि इस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ब्रिटिश का सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें इंडियन काम कैसे करें। इसलिए एडुकेशन प्रमोट करना जरूरी है, जो कि आगे जाके दिखेगा हमें कि यही इनका एक मेन पर्पस था। दूसरा और क्रिश्चियन मिशनरी अगर डायरेक्टली आकर लोगों को बोले कि आज के बाद से तुम हिंदू मुसलमान या ट्राइब नहीं रहोगे, क्रिश्चियन रहोगे, तो हो सकता था कि बहुत जल्दी रिबेलियन स्टार्ट हो जाए। और ये एक रीजन रहा रिबेलियन का, सोशल जो डिसबैलेंस चल रहा था, इम्बैलेंस चल रहा था, जो सोशल इनस्टेबिलिटी बनी थी क्रिश्चियन मिशनरीज के वजह से, वो एक रीजन था इनका कन्वर्जन। तो इस वजह से कन्वर्जन ऐसे करवाया जाएगा कि पहले इनको एडुकेशन का लोभ दिया जाएगा, इनको अंग्रेजी सिखाया जाएगा। एक ऐसी जनरेशन बनाई जाएगी जो आगे जाके मैकॉले के डायरी से क्लियर हो गया है कि एक ऐसा जनरेशन बनाएंगे जिसके रगों में खून तो हिंदुस्तानी बहेगा लेकिन वो बाय माइंड ब्रिटिश होगा, जिसको इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल जैसा दिखेगा, जो आज अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल बन। तो ये सारी चीजें प्लानिंग के तहत शुरू की गई, काफी शुरुआत। That's why these things were also included in the feature of Charter Act 1813. अब इसके आगे क्या, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी माइनर चेंजेस थे, जैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को लिख लीजिए, माइनर भी कह सकते हैं, कि इंक्रीज कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट कब स्टेब्लिश किया गया था, बता दो जरा मुझे। बताया है मैंने तुम्हें, पढ़ा है तुमने पहले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता ओवर यूरोपियन सब्जेक्ट्स, जितने यूरोपियन थे, जितने ब्रिटिश लोग थे, उनके ऊपर और ज्यादा कंट्रोल बढ़ाना, मतलब जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करना। ऑल्सो लोकल गवर्नमेंट जो थी, लोकल गवर्नमेंट्स दे वर अलाउड टू लिवाई टैक्सेस। लोकल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग अब टैक्सेस निकाल सकती थी, लोकल गवर्नमेंट्स को थोड़ा राइट दिया गया टैक्स निकालने का। बाकी मेजर प्रोविजन उधर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली को एंड करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपने कंट्रोल को बढ़ाना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज्यादा पावर देना, एडुकेशन में 1 लाख रुपया एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाकर डालना, ये सारी मेजर चीजें थी चार्टर एक्ट 1813 की। चार्टर एक्ट 1813 से ये शुरुआत तो की गई, बट फिर भी चार्टर एक्ट 1813 में क्रिटिसिज्म जो था वो बना रहा। क्रिटिसिज्म हम चार्टर एक्ट को कैसे करेंगे, तो क्रिटिसिज्म क्या है चार्टर एक्ट का। क्रिटिसिज्म ईस्ट इंडिया कंपनी की जिस करप्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से चल रही है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं है। इस चीज को लेकर ब्रिटेन में डिबेट आगे भी चलेगा। लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेस लिवाई करने का राइट तो दे दिया गया था, पर लोकल गवर्नमेंट के पास एक्चुअल पावर नहीं, और वो होने वाला भी नहीं है। आगे लोकल गवर्नमेंट से और पावर छीन लिए जाएंगे और पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन 1833 के एक्ट से किया जाएगा, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। तो क्रिटिसिज्म में ये क्या है कि स्टिल द ऑनगोइंग करप्शन
इन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ये देखेगी तो उनका टी ट्रेड और ट्रेड विथ चाइना वाला मोनोपोली भी खत्म कर देगी 20 साल के बाद। 20 साल के लिए हम 20 साल नहीं वेट करेंगे, अगले क्लास में करेंगे डिस्कस उसको। द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन was fulfilled। फुलफिल तो किया गया बट पूरे तरह से दिल से नहीं, हाफ पार्टली फुलफिल किया गया, आधे दिल से फुलफिल किया गया। वैसे भी ब्रिटिश का क्या पर्पस है हम देख चुके हैं। फर्दर द सेंट्रलाइजेशन कंटिन्यूड, जो कि हमको 1833 में अपने पीक पर भी दिखेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्टर एक्ट 1833 को देखेंगे जब सेंट्रलाइजेशन को अपने पीक पर पहुंचा दिया जाए। तो दैट्स व्हाई हम क्रिटिसाइज भी करते हैं चार्टर एक्ट 1813। ये था हमारा चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चार्टर एक्ट 1833 पर जाएंगे 20 साल के बाद, चार्टर एक्ट 1833। एंड साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को लेकर जो चीजें हो रही हैं वो रिवाइज करते जाओ। इसी तरह से तुम्हारा जो अपकमिंग फिल्म्स होगा, यूपीएससी का फिल्म्स जो 25 मई को होए, या बाकी स्टेट पीसीएस असम, अरुणाचल, मेघालय, बाकी बिहार पीसीएस, या कोई भी और एग्जामिनेशन दे रहे हो, ये सारे एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। हम क्लासेस में इनको पढ़ते हैं बट इनका डिटेल स्टडी मैंने यहाँ सबके लिए स्टार्ट किया है कि हर किसी के लिए अवेलेबल हो। राइट, नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चंस बनाइए पीवाईक्यू से रिलेटेड या नए क्वेश्चंस मिले, और जहां भी कोई भी डाउट हो बिल्कुल मेरे से। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। जय हिंद।